हेलो। आज हम करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे पहले हम लेते हैं यूएनओ को, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई। ओके, इसकी उद्देश्य क्या थे? इसको स्थापित करने का उद्देश्य था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और इससे बहुत बड़ा विनाश हुआ था, तो उससे बचाने के लिए कि आगे ऐसा युद्ध न हो, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, इसी उद्देश्य से कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, भिन्न भिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध, दोस्ती बनाए रखने के लिए, ताकि जो ये युद्ध का माहौल है उससे बचा जा सके। आपसी सहयोग हो विभिन्न देशों में, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं उसका सहमति द्वारा, बातचीत द्वारा हल किया जा सकता है। तो ये सारे उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं और इसी उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों के बारे में। ये अंग ही बहुत अलग अलग काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक नाम है जिसके अंदर विभिन्न डिपार्टमेंट हैं जो अपना काम अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के अंडर रहकर काम करते हैं। तो सबसे पहला जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में 185 सदस्य हैं, यानी कि 185 कंट्रीज़ हैं जो इस महासभा में बैठती हैं। और शुरुआत में इसकी संख्या जो थी 51 थी, 51, जो बढ़कर 185 हो गई। और 1992 ईस्वी के आरंभ में सोवियत संघ के समाप्त होने से उसके पूर्व स्वायत्त जो गणराज्य, जो स्वतंत्र राष्ट्र थे, वो भी उसके सदस्य बन गए। इससे इसकी संख्या एकदम से बढ़ी। इस महासभा का जो कार्य है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी मामलों पर विचार करे, युद्ध की स्थिति से बचाए, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है उसको पास करने में योगदान देती है। मतलब जितने भी मेन काम है, जितने भी कोई भी प्रस्ताव आया तो इसी सभा से होकर गुजरता है। महासभा का एक प्रधान होता है, यानी एक कंट्री का कोई नेता चुना जाता है उस महासभा में। तो ये कंट्रीज़ ही चुनती हैं, ये सदस्य, जो भी सदस्य हैं वो अपना प्रधान चुनते हैं, जो कि महासभा के जो कार्य है उसको देख रेख करता है और उस सभा के संचालन का जिम्मा उसी का होता है। महासभा जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता को समाप्त करने और नए सदस्यों को इस सभा में शामिल करने के लिए विचार कर सकती है या निर्णय लेती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंग जितने भी हैं उनके सदस्यों का जो चुनाव है वो भी महासभा द्वारा होता है। तो ये थे महासभा के कार्य।
अब बात करते हैं दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण अंग, सुरक्षा परिषद, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। यानी सुरक्षा की दृष्टि से ये पावरफुल अंग है। पूरे विश्व में सुरक्षा की देखभाल इसी परिषद का है। सुरक्षा परिषद क्या करता है? सुरक्षा परिषद के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम कहते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र की एक तरह से कार्यपालिका है जो कानूनों को लागू करती है। इसमें जो सदस्य हैं वो हैं 15 सदस्य। 15 सदस्य हैं जिसमें कि 5 स्थायी हैं, यानी कि वो कभी उनको कोई हटा नहीं सकता, और 10 अस्थायी हैं। ओके, सो ये टोटल बन जाते हैं 15। तो सुरक्षा परिषद में मात्र इतने सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं, जो कि बदलते रहते हैं। ये 10 अस्थायी हैं जो बदलते हैं। स्थायी सदस्यों में हैं अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रूस। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रूस, ये 5 सदस्य स्थायी सदस्य हैं। सोवियत संघ इसका पहले स्थायी सदस्य था, परंतु जनवरी 1992 में सोवियत संघ की समाप्ति के बाद इसका स्थान रूसी गणराज्य को दे दिया गया, यानी कि रूस सोवियत संघ की जगह स्थायी सदस्य बना। और जो 10 सदस्य महासभा द्वारा हर 2 साल में चुने जाते हैं। तो ये 10 सदस्य हर 2 साल में बदलते हैं और ये महासभा द्वारा चुने जाते हैं। भारत कई बार सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना जा चुका है। 1992 में सुरक्षा परिषद के लिए विशेष बैठक हुई थी और इसके स्थायी सदस्य की संख्या बढ़ाए जाने पर जोर दिया गया। लेकिन क्या हुआ, भारत का स्थायी सदस्य बनाए जाने के विचार ने जोर पकड़ा तो कुछ लोग स्थायी सदस्यता के प्रावधान को समाप्त करना चाहते थे और सभी सदस्यों को समान समझे जाने पर जोर देते थे। तो स्थायी सदस्यों को किसी भी प्रस्ताव पर वीटो का अधिकार है। तो ये जो स्थायी सदस्य हैं ना, इनको वीटो प्राप्त है, यानी किसी भी निर्णय को ये अकेले रोक सकते हैं। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 कंट्रीज़ हैं और इन 5 को स्थायी सदस्यता दी हुई है। ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और किसी मामले पर, मान लीजिए किसी मामले पर विचार हुआ कि इस देश पर हमला करना चाहिए क्योंकि इसने बहुत से कंट्रीज़ में तबाही मचाई है, ये निर्णय लिया गया। लेकिन चीन कहता है नहीं किया जा सकता, तो ये रोक लेगा। ये इसने अपने वीटो का प्रयोग किया, तो क्या होगा, वो निर्णय वहीं ठप हो जाएगा और काम नहीं हो पाएगा। यानी कि हर एक सदस्य को, ये जो 5 है, इनमें से कोई भी किसी मुद्दे पर ना कहता है तो यानी कि वो अपने वीटो का प्रयोग कर रहा है, निषेधाधिकार, यानी वो मना कर रहा है, और वो जब मना कर देगा तो वो काम नहीं होगा। तो ये है पावर, जो इसी पावर को कहते हैं निषेधाधिकार, यानी मना करने का अधिकार। ठीक है, निषेध करने का अधिकार, इसे कहते हैं वीटो। तो ये स्थायी सदस्यों के ही पास है, न कि किसी और सदस्य के पास। केवल और केवल 5 स्थायी सदस्यों के पास है। और ये जो सुरक्षा परिषद है, इसका काम ये है कि किसी भी देश द्वारा भेजी गई किसी भी शिकायत पर विचार करती है और मामले और झगड़े का निर्णय करती है और उस पर निर्णय लेती है। और विश्व में मेनली शांति स्थापित करने का इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायी है। और किसी भी मामले पर जो विश्व शांति, वर्ल्ड पीस के लिए डेंजर है, खतरा है, उस पर वो विचार कर सकती है। और सुरक्षा परिषद अपने प्रस्तावों, निर्णयों को लागू करवाने के लिए सैनिक कार्यवाही भी कर सकती है, सेना का प्रयोग भी कर सकती है। इराक के विरुद्ध, आपको याद हो तो, इराक के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही का निर्णय सुरक्षा परिषद ने ही लिया था। यूएनओ ने ही कहा था कि हाँ, इराक पे हमला किया जाए, तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चला, जो कि अमेरिका द्वारा 34 देशों की मिलीजुली फ़ौज द्वारा, जिसमें 6,60,000 सैनिक थे, और उन्होंने हमला किया इराक पर। अकेले इराक ने उन सबसे मुकाबला किया और वीडियो गेम वॉर हुआ, जिसके तहत इराकी सैनिक जो थे वो मेंटली टूट गए और मेंटली उनको लगा कि वो हार रहे हैं, इस वजह से वो हार गए, नहीं तो वो हारने वाले नहीं थे।
सद्दाम हुसैन की सरकार उस टाइम थी। और बाकी आपको पता ही होगा, इसे चैप्टर मैंने जब पढ़ाया होगा आपको तो ये था सुरक्षा परिषद। अब आर्थिक सामाजिक परिषद की बात करते हैं। ये जो परिषद है, इस परिषद का कार्य ये है कि विश्व में शांति स्थापित करे। ये काम सुरक्षा परिषद का है। आर्थिक सामाजिक परिषद की बात कर रहा था मैं। तो इसका काम ये है, सबसे पहले तो इसमें जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 27 इसके अंदर सदस्य होते हैं आर्थिक सामाजिक परिषद के अंदर। जो साधारण सभा के द्वारा, जो महासभा है उसके द्वारा 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्य। इनमें से जो 1/3 है वो हर वर्ष टूट जाते हैं, यानी हर वर्ष हटते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य लाए जाते हैं। तो इनका कार्य मेनली क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, इकोनॉमिकल सोशल कल्चरल और एजुकेशनल और हेल्थ रिलेटेड जितने भी टॉपिक, जितने भी मामले हैं उस पर विचार करते हैं और उस पर निर्णय लेती हैं आर्थिक सामाजिक परिषद। बस इतना ही काम है। उसके बाद जैसे कई बार किसी देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो उसको लोन दिलाना, उसको हेल्प करना, तो इस तरह का काम ये करती है। उसके बाद न्यास परिषद क्या करती है, न्यास परिषद को संरक्षण परिषद भी बोलते हैं। संरक्षण परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल बोलते हैं इसको। तो इसका क्या काम है, ट्रस्टीशिप काउंसिल का, न्यास परिषद का, उन प्रदेशों के शासन की देखभाल करना जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने अन्य देशों के संरक्षण में रखा है। यानी कुछ ऐसे जगहें हैं जहाँ पे किसी का शासन नहीं है, तो वैसे जगहों को, देश भी हो सकता है या कोई छोटा सा जगह भी हो सकता है जहाँ पे किसी का शासन नहीं है, तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर वो जगह आती है और उसकी देखभाल इस डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है न्यास परिषद के थ्रू। इसके अतिरिक्त यह इस बात का भी प्रयत्न करती है कि प्रशासन जो चलाने वाले हैं इन प्रदेशों को हर प्रकार से उन्नत करके स्वतंत्रता योग्य बना दें। यानी ये जो न्यास परिषद है ये वहाँ पे शासन का बागडोर किसी के द्वारा चलाती है और उसकी देखभाल करती है ताकि वो डेवलप हो सके और उसको इंडिपेंडेंट भी मिले, ताकि उसका जो भागीदारी है विश्व की आर्थिक सामाजिक प्रगति में वो अपना योगदान दे पाए। तो इस लायक बनाने के लिए ये काम करती है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है, जैसे कि न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये, तो क्या करेगा, जितने भी न्याय के काम हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक अंग है जिसमें कि 15 न्यायाधीश होते हैं जो साधारण सभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के भिन्न भिन्न अंगों द्वारा समाज सेवी जो संस्थाएं हैं उनको भी न्यायिक परामर्श देता है, सजेशन सुझाव देता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जितने भी कई देशों के मामले हैं अगर इस यूएनओ में आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुलझाए जाते हैं। फिर आता है सचिवालय। सचिवालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा कहें ये मुखड़ा है। यहीं पे सबसे बड़ा अधिकारी यूएनओ का महासचिव जिसे कहते हैं सेक्रेटरी जनरल, सचिवालय में बैठता है महासचिव। इस डिपार्टमेंट का हेड है महासचिव जो यूएनओ का अध्यक्ष होता है। यूएनओ का अध्यक्ष कहा जाता है महासचिव।
सबसे बड़ा अधिकारी यूएनओ का, इसको कहते हैं सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल या महासचिव, जिसको कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर साधारण सभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्या करती है, स्थायी जो सदस्य हैं वो नाम सुरक्षा परिषद के महासभा के सामने लाते हैं और फिर महासभा कहते हैं कि हाँ भाई इसको बनाया जाए महासचिव। तो यहीं से स्थायी सदस्य ही इसको चुनने के लिए नामित करते हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का ये कहें तो यही प्रबंधक होता है, सभी मामलों की देखरेख सबसे ज़्यादा काम इसी का होता है। इसके अधीन दफ्तर के लगभग 6000 कर्मचारी काम करते हैं, यानी महासचिव के अंडर 6000 कर्मचारी काम करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और जो कि भिन्न भिन्न देशों के होते हैं। अलग अलग देशों के जो कर्मचारी हैं वो महासचिव के अंडर काम करते हैं और ये यूएनओ के अंदर रहते हैं या बाहर भी हो सकते हैं, यूएनओ के अंडर काम कर सकते हैं। तो ये सचिवालय के महासचिव के देख रेख में होता है, सभी मामले सचिवालय के महासचिव यानी कि यूएनओ के अध्यक्ष महासचिव सेक्रेटरी ऑफ जनरल के अंडर होता है। निषेधाधिकार को एक बार और समझ लेते हैं। निषेधाधिकार क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 स्थायी सदस्य 10 अस्थायी होते हैं। प्रोसीजरल मैटर्स, प्रक्रिया संबंधी विषय जितने भी होते हैं, कोई भी निर्णय तभी लिया जाता है जब 15 में से 9 सदस्यों के सकारात्मक मतलब कि पक्ष में होंगे, सकारात्मक मत होंगे, पॉजिटिव उनका एग्रीमेंट होगा। अन्य महत्वपूर्ण मामले जिनमें कि आर्थिक सैनिक कार्यवाही शामिल है, उसमें किसी निर्णय के लिए 5 स्थायी सदस्यों का मत भी अनिवार्य है। यानी कि सुरक्षा वाली काम, लड़ाई झगड़े ऐसी वाले मामलों में इस 5 सदस्यों के जो 5 सदस्य जो हैं उनका समर्थन जरूरी है, उनका एग्रीमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इस प्रकार किसी भी स्थायी सदस्य का नकारात्मक मत होने की स्थिति में, यानी कि इन स्थायी सदस्यों में से कोई भी एक ना करता है तो वो काम नहीं होगा और सुरक्षा परिषद उस मामले में कोई सक्षम कार्यवाही नहीं कर सकेगी। इसी को निषेधाधिकार वीटो कहा गया है। क्लियर है। अब क्वेश्चन इसमें पूछा भी जाता है कि भारत का यूएनओ में, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति स्थापना के प्रयास जितने हुए उसमें भारत का योगदान क्या रहा। तो शांति प्रयास जो विश्व स्तर पर यूएनओ द्वारा किए गए उसमें भारत का योगदान क्या रहा। तो भारत का ये योगदान था कि भारतीय सेना को शांति स्थापना करने एवं युद्ध विराम को सुनिश्चित बनाने के लिए कोरिया भेजा गया था एक बार। फिर भारतीय सेना ने प्राय संयुक्त राष्ट्र की सभी प्रमुख कार्यवाही में भाग लिया, ये तो जानते ही हैं सब। और न केवल प्रारंभिक शुरू के वर्षों में भारत ने कोरिया, मिस्र, कांगो जैसी शांति निर्माण कार्यवाही में भाग लिया, इसके अलावा भारत ने सोमालिया, अंगोला, रवांडा इनमें भी सेना के कार्यवाही में भाग लिया शांति स्थापना के लिए। भारत के ले जनरल सतीश नाम्बियार ने बाल्कन युद्ध में संयुक्त राष्ट्र सेना की कमान संभाली थी और भारत ने संयुक्त राष्ट्र की शांति निर्माण सेना में स्वेज नहर संकट आया, कांगो संकट आया, अंगोला, नामीबिया, गाजा, कंबोडिया, यूगोस्लाविया, लेबनान में अपनी टुकड़ियां भेजकर अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए, वहाँ शांति थी लेकिन अशांति हो गई तो पुनर्स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो भारत ने हमेशा से यूएनओ के शांति प्रयासों में योगदान दिया है। अब आप समझ लीजिए WHO के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो स्वास्थ्य से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी निर्देश आते हैं इसके द्वारा भेजे जाते हैं। विश्व
स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या काम है, इसको समझेंगे। इससे पहले समझ लीजिए कि इसकी स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था विश्व के सभी देशों में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधार करना है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट। इसका जो मुख्य कार्यालय है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, जिनेवा में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। तो स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है WHO का, ठीक है। और इसकी जो उपलब्धियां रही वो ये कि इसने नई नई औषधियों के खोज में मदद की, नशीली वस्तुओं के प्रयोग के रोकथाम के लिए कई उपाय किए, विश्व में जो हैजे की महामारी फैल रही थी उसको ख़त्म किया, तपेदिक को ख़त्म करने के लिए प्रयत्नशील है, और BCG के पेनिसिल के टीके भी विभिन्न देशों में भिजवाए हैं, BCG के। अब समझ लीजिए ILO के बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना 1946 में हुई, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक न्याय के लिए प्रयास करना है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। तो सामाजिक न्याय मिले इसके लिए प्रयत्नशील है, और जो श्रमिक हैं, जो लेबरर जो हैं, जो श्रमिक हैं, मज़दूर हैं, मेहनतकश हैं, उनकी स्थिति में सुधार आए, उनकी दशा में सुधार आए, उसके लिए यह काम करता है। इसका जो प्रमुख कार्य है वो है विभिन्न राष्ट्र के जो मज़दूर हैं उनके वेतन और काम करने का समय निश्चित करे। मज़दूरों में प्रचलित जो बेकारी है कि बेकार तो हो रहे हैं, उनको कोई काम ही नहीं मिल रहा, तो वो जो बेकारी है उसको रोकना, उनको काम दिलाना। बच्चों और स्त्रियों के शोषण से बचाना, ताकि जो उनका वेतन है वो मिल सके, और जो बच्चे हैं उनका बाल शोषण ना हो, स्त्रियों के साथ भेदभाव ना हो, स्त्रियों को भी पेमेंट वैसा ही दिया जाए जैसे पुरुषों को दिया जाता है। तो ऐसे शोषण से बचाना। फिर मिल मालिकों और मज़दूरों के बीच हुए झगड़ों को सुलझाना, और जो जीवन स्तर है मज़दूरों का उसको उन्नत करना, लाइफ लिविंग जो लेवल है उसको ऊपर करना, और मज़दूरों की जो भलाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो सकते हैं उसका आयोजन करना। तो ये सारे काम करता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा हो ध्यान से तो आपने देखा होगा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की सदस्यता की वकालत की थी। वो ये चीन संयुक्त राष्ट्र संघ में शुरू से सदस्य नहीं था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता की वकालत भारत ने की। क्योंकि चीन जो है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। दूसरा ये कि और भारत ने दूसरा अनुभव किया भारत ने कि ऐसे देश का विश्व मंच से बाहर रहना विश्व के लिए खतरा हो सकता है। तो विश्व के लिए खतरा हो सकता है, विश्व के लिए खतरा, ऐसे देश का बाहर रहना, विश्व के जितने भी कार्य हैं उससे बाहर रहना, तो खतरा हो सकता है इस वजह से। तीसरा ये कि चीन की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति की वजह से भी, क्योंकि चीन की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि उसका सदस्य होने से अन्य देशों को कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, मेनली एशिया के जो देश हैं। और भारत चीन के साथ मित्रता को और अधिक बढ़ाना चाहता था।
सो इस वजह से चीन की सदस्यता की वकालत भारत ने की थी और चीन ने इस दोस्ती को बढ़ाने के प्रयास के बदले क्या दिया भारत को वो आप देख ही रहे हैं और देखते आ रहे हैं क्या क्या किया। एलडीसी क्या है इस टर्म को समझ लीजिए। एलडीसी का मतलब है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देश, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि वे देश जिनका विकास हो रहा है, प्रगति लगातार हो रहा है, लेकिन वो डेवलप्ड विकसित देश की कैटेगरी में अभी नहीं आए हैं, जैसे कि भारत और चीन। सो इन्हें कहते हैं एलडीसी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। 1992 में 1992 में एक सम्मेलन हुआ, पर्यावरण व विकास पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन जो कि पर्यावरण पर आधारित था कि जो पर्यावरण का लगातार ह्रास हो रहा है तो उसके जो हानि है, जो प्रभाव है, उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए कैसे सुधार किया जा सकता है, इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में पृथ्वी सम्मेलन हुआ जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। सो इसी का यही था कि कैसे कैसे पूरे वर्ल्ड को इस प्रॉब्लम से मुक्त कराया जाए जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ऐसे मुद्दों पर बातचीत हुई थी। रियो डी जेनेरियो में ये सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ ने भाग लिया था और इसमें एनजीओ और विभिन्न कार्यकर्ता, पर्यावरणविद शामिल हुए थे। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त है और कोई भी क्वेश्चन हो आप क्वेरी पूछ सकते हैं कमेंट करके और प्लीज़ शेयर करें ताकि जो ये 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा हेल्प हो सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और किस तरह के आप वीडियोस चाहते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके अलावा आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आगे चलकर। तो अभी फ़िलहाल वीडियो ही प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच।